Audio Jungle. क्या आपको पता है इस साल सरकार ने कुल मिला के 10 लाख करोड़ का बजट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। क्या आपको पता है इस साल का बजट पिछले बजट से कुल 35% ज़्यादा है। पिछले साल का बजट जो था वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास में था और इस लाख का बजट उससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो इससे आपको ये निश्चित होता है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो फोकस पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स आते हैं जिनके ऊपर में गवर्नमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके अंतर्गत रोड मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री, एयरपोर्ट, एयरवे, गुड्स का सप्लाई, जलमार्ग बनाने के लिए, लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने के लिए, फोर्ट्स का निर्माण करने के लिए, कोल्स माइंस का डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट करने के लिए, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फूड ग्रेन्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए, इन सारे सेक्टर्स को मिला के गवर्नमेंट ने जो बजट की तैयार किया है वो काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमकृष्ण मोरकर स्टॉक फॉर यू में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हमने बात किया है कि रेलवे के सेक्टर में गवर्नमेंट जो बजट प्लान किया है वो इस साल 2,40,000 करोड़ का बजट प्लान किया है, जिसके अंतर्गत 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा और उसको धीरे धीरे पब्लिक के लिए सर्विस के लिए उतारा जाएगा। साथ ही अब जैसे हमने बात की है रेलवे की, तो रेलवे के अंदर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा उसका जब वंदे भारत का प्रोडक्शन होगा तो उसमें स्टील भी लगेगा, उसमें पेंट भी लगेगा, उसका इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट भी लगेंगे, उसके केबलिंग भी लगेगा, उसमें तार भी लगेगा, उसमें मैन पावर भी लगेगा। उसका प्रोडक्शन जहाँ पे भी होगा उस प्रोडक्शन करते समय उनमें जो एसेसरीज़ लगेंगे वो सारे एसेसरीज़ इनडायरेक्टली एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आते हैं और वो कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो रेलवे के साथ में जब हम ये करेंगे, दूसरी चीज़ है पीएम आवास योजना। तो गवर्नमेंट ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत 79,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है। इसके अंतर्गत गरीब लोगों के लिए 80 लाख मकान बनाने का प्लान किया है। अब जब इसका प्रोडक्शन मतलब घरों का जिनको जिनको अलर्ट होंगे उनके लिए इसमें स्टील भी लगेगा, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी लगेगा, पेंट भी लगेगा, केमिकल्स भी लगेगा, लेबर भी लगेंगे। अब लेबर भी इसमें 2 प्रकार के लेबर्स रहेंगे, स्किल लेबर और अनस्किल लेबर। इसमें बैंक में जो फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा तो बैंक्स भी इसमें थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे। इसमें इलेक्ट्रिक का मटेरियल भी लगेंगे। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट और काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली असर होने वाला है जा रहा है। एनिमल हस्बेंड्री की तरफ में ध्यान दिया जा रहा है, फिशरीज सेक्टर्स के लिए ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मिशन रहा है सबका साथ सबका विकास। और इसे गवर्नमेंट ने एक विज़न का नाम दिया है अमृतकाल। तो अमृतकाल के अंदर में ये जो ग्रामीण एरिया में जो कनेक्टेड इंडस्ट्री है उनको धीरे धीरे डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बूस्टर प्लान तैयार किया है। साथ ही एक दीनदयाल योजना का भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत एक प्रायोरिटी बजट तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत पीएम विकास कौशल सम्मान के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया है। गवर्नमेंट ने ग्रीन ग्रोथ के अंतर्गत कुछ 7-8 प्रकार के इन्वेस्टमेंट की है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, साथ में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ, इम्प्रूविंग यूथ, एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड एक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इसके अंतर्गत ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत का जो गवर्नमेंट का प्लान था उसके अंदर में क्लीन प्लान प्रोग्राम करने का 2200 करोड़ का इन्होंने का बजट बनाया है। इसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे सेक्टर्स है उन सारों को मिला के इस सेक्टर से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज़गार तैयार होगा उसका भी इन्होंने यहीं पे बजट का प्लान किया है और उसी से रिलेटेड इन्होंने 2200 करोड़ का उनमें बजट बना के रखा था। तो एनहांसिंग प्रोडक्ट, साथ ही में क्रॉप जो कॉटन था, कॉटन का क्रॉप जो था उसका एनहांसिंग करने के लिए उसका एक लंबे धागे का कपास का धागा बनाने के लिए इन्होंने क्लस्टर वाइज स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसके अंतर्गत उसका बड़े पैमाने पर इसका डेवलपमेंट किया जाए। बनाया है जिसके अंतर्गत श्री अन्ना न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी फॉर द कनेक्टिंग टू द फाइनल डेस्टिनेशंस। इसका मतलब ये हो रहा है कि न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर के लिए लगता है वो छोटे से छोटे गांव तक जाए, छोटे मोटे घर तक जाए, उसका ये उद्देश्य था। फूड का जो सप्लाई है वो न्यूट्रिशंस वो 2023 में सारे घर तक जाना चाहिए और इस साल 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है। तो उस कारण गवर्नमेंट ने ये स्कीम तैयार की है श्री अन्ना और उसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं। अंतर्गत इरिगेशन और ड्रिंकिंग पानी के पीने की जो व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए आदिवासी एरिया में इन्होंने बजट बनाया है। तो कुल 38,800 टीचर्स इसके लिए काम करेंगे। स्टाफ जो रहेगा वो सपोर्ट करेगा और इसके लिए इन्होंने जो बजट असेसमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट असेसमेंट स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को अगले 50 साल के लिए 0 इंटरेस्ट पे 1,30,000 करोड़ का बजट बना के रखा है। उसके अंतर्गत राज्य सरकार को सपोर्ट किया जाएगा। जो सेक्टर में जो राज्य पीछे पड़ते जा रहे हैं उनको लिए सपोर्ट किया जाएगा। अनलॉक पोटेंशियल करके एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की है जिसके अंतर्गत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इनका काम किया जाएगा। इकोनॉमी के अंदर में टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए कुल 35,000 करोड़ का इन्होंने बजट बना के रखा है जो लो कार्बन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। टेक्नोलॉजी, बैटरीज, एनर्जी, ये सारे वही हाइड्रोजन मिशन के अंदर के आते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है गोवर्धन स्कीम करके, जो ये ग्रामीण भाग के जो लोग रहते हैं उनके लिए वेस्ट टू वेल्थ का इन्होंने एक नया कुछ कंसेप्ट लाया है। जैसे उसके लिए इन्होंने 10,000 करोड़ का एक बजट स्थिर किया है जिसमें बायोगैस का बजट, बायोगैस बनाने के लिए काफ़ी सारे प्लांट, काफ़ी सारी योजनाएं इन्होंने लॉन्च की है ग्रामीण भागों के लिए। साथ ही इन्होंने भारतीय प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 10,000 करोड़ का एक बजट बना के रखा है जिसमें 10,000 सेंटर्स का इन्होंने बजट बना के रखा है। उसमें बायोगैस का रिसोर्सेज के सेंटर बनाए रहेंगे फार्मर्स के लिए। तो प्राकृतिक खेती करने के लिए इनको क्या सपोर्ट चाहिए, किस प्रकार से मदद चाहिए, कौन सी तकनीक इस्तेमाल करने से प्राकृतिक खेती का महत्व बढ़ेगा और इनको कम से कम खर्चे लगेंगे, उसका महत्व उसमें समझाया जाएगा। वैसे सेंटर्स रहेंगे उसमें, वहाँ से इनको बेनिफिट मिलते जाएंगे फार्मर्स को। यूथ पावर करके इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने यूथ के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए जो भी नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको जो यूथ है उसके सामने खोलने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन करने के लिए, एआई टूल्स का यूज़ करने के लिए, रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, स्किल इंडिया के अंतर्गत जो भी ये कुछ स्कीम लागू करने का लाने की कोशिश कर रहे हैं वो यूथ पावर को बढ़ावा देंगे। साथ ही यूनिटी माल करके एक फाइनेंशियल सेक्टर, यूनिटी माल फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत एक क्रेडिट स्कीम लॉन्च की गई है जो MSME के अंतर्गत 2 लाख करोड़ का इन्होंने बजट बना के रखी है। जिस भी नया स्टार्टअप ने अगर कंपनी को स्टार्ट किया है, अगर आपकी भी अगर कंपनी है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको भी कुछ ना कुछ सब्सिडी ज़रूर मिलेंगी। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत MSME के लिए
2 लाख करोड़ का बजट बना के रखे हैं। तो बताने का मकसद ये है दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत में जितनी भी सारी कंपनियां, मल्टीपल कंपनियां जो वर्क कर रही है, चाहे फिर वो कैपिटल्स गुड वाली कंपनी रहे, सीमेंट वाली कंपनी रहे, स्टील वाली कंपनी रही है, फर्टिलाइज़र वाली रही है, रोड्स के अंदर में काम करने वाली रही है, या फिर लॉजिस्टिक के अंदर में काम करने वाली कंपनी रही है, देर ना दुरुस्त कैसे भी हो, लेकिन जल्दी से जल्दी आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप अपने हिसाब से कंपनियां देख लीजिएगा, जो जो कंपनी जो जो सेक्टर में काम कर रही है। अगर आप शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है तो म्यूचुअल फंड भी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने अपने अपने कंपनियों ने स्कीम निकाले हैं, म्यूचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके। आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट जरूर कीजिए। वीडियो में अगर कुछ आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।